डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। साथ ही आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में बेहद ही अहम होती है, क्योंकि आप अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जी हाँ, टोल फ्री नंबर हो या फिर व्हाट्सएप ईमेल के जरिए आपके सवाल हम तक आते हैं और इन सवालों के जवाब हम विशेषज्ञ मेहमानों से लेते हैं, ताकि आप अपनी कृषि को उन्नत बना सकें। तो आज भी कुछ खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषयों पर जिस पर चर्चा की जाएगी। आज हेलो किसान कार्यक्रम में विषय रहेगा श्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बातचीत की जाएगी रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो ये दो बेहद ही खास विषय हैं जिन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। टोल फ्री नंबर आपको बता दें जिसके जरिए आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ध्यान रखें, टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। तो नोट कर ले व्हाट्सएप नंबर 8800520717। तो व्हाट्सएप के अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जब भी सवाल भेजते हैं तो सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी अलग से ज़रूर लिखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं जिनके साथ हम ये चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजवीर शर्मा। आप प्रधान वैज्ञानिक है, शस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नीरज सिंह। आप वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र एटा, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज आपका इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम में बात करते हैं खरपतवारों के। जी हाँ, रबी फसलों में जो खरपतवार है वो किस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं और इसके नियंत्रण के लिए किसान किस तरह के उपाय अपनाएं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर राजवीर बताएं हमें वो कौन कौन से खरपतवार है जो प्रभावित कर सकते हैं रबी फसलों को। देखिए मोनालिसा जी, किसान भाई इस टाइम जो है मक्का की उन्होंने कटाई कर ली है, खेत खाली हो रहे हैं जिन्होंने मक्का लगा रखी है। धान की फसल पकने वाली है, वो उसकी भी कटाई कई जगह शुरू हो गई है, धान मंडियों में भी आ गया है जी। और अब जो है कुछ किसान भाई जिनके खेत खाली थे वो आलू की फसल लगा रखे हैं और कई सब्जियां अब लगाने का मौसम है। गोभी है, पालक है, जो है ये सब टमाटर की सब्जी भी लगाई जाती है। तो ये सब सब्जियां रबी की मौसम में लगाई जा रही हैं। बैंगन की भी पौध लगाते हैं इस टाइम जी जी। और मुख्य फसल जो है गेहूं की फसल जो है रबी फसल में लगाते हैं लोग। तो अभी जो है किसान भाइयों के पास टाइम है, जिनका खेत खाली है वो अपनी गहरी जुताई करके एक दो बारी जो है पानी लगा दें। ठीक है। पानी लगाने से क्या होता है कि जो खरपतवारों के बीज हैं जो पिछले साल आप लोगों ने छोड़ दिए थे या रह गए थे या आपने खरपतवार नियंत्रण ढंग से नहीं किया तो बीज पक गए थे और वो बीज पड़े हुए हैं। और जैसे जैसे तापमान कम होता है, मौसम उनके अनुकूल हो जाता है तो वो जमना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति का आज खेत जब खाली हो तो उसका लाभ किसान भाई उठा सकते हैं। हल्का सा पानी देंगे तो जो खरपतवार के बीज ऊपर पड़े हुए हैं वो जम जाएंगे और वो जो है 10-15 दिन बाद जो है वो ट्रैक्टर से जुताई कर दें। ये प्रक्रिया अगर किसान भाई एक दो बारी अपनाएंगे तो उनको जो है खरपतवार नियंत्रण करने में खर्च कम करना होगा, दवाई के माध्यम से या निराई गुड़ाई कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये सावधानी किसान भाई इस समय को प्रयोग करने के लिए
अच्छी तरह कर सकते हैं। बिल्कुल। तो खरपतवार नियंत्रण की जहाँ तक बात है तो इसी समय से आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर राजवीर ने बताया हमें कि खेत की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले ही किस तरह से खरपतवारों से छुटकारा पाने के लिए आप ये विधि अपना सकते हैं। आगे बातचीत को और भी विस्तार रूप देंगे और जानेंगे कौन कौन से खरपतवार है जिससे आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर आदि फसलों की खेती की जाती है, लेकिन अक्सर इन फसलों में खरपतवार की समस्या देखी जाती है। यह खरपतवार फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही उत्पादन को भी प्रभावित करती हैं। विभिन्न फसलों की पैदावार में खरपतवारों द्वारा 5 से 85% तक की कमी हो जाती है। इतना ही नहीं, खरपतवारों के कारण मोथा, बथुआ, हिरनखुरी, सैंजी, अंकरा, जंगली जई और जंगली पालक जैसे खरपतवार उगाती हैं। सकरी व चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन 75 WP की 33 ग्राम मात्रा दवा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर पहली सिंचाई के बाद, लेकिन 30 दिन से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जौ फसल में सकरी पत्ती वाली खरपतवार पर पैंडीमिथिलीन 3.5 लीटर या आइसोप्रोटूरॉन 1.25 किलोग्राम व चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के लिए 2,4-D की 650 ग्राम मात्रा को बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इनके अलावा कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे खरपतवार बीज रहित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। गोबर की खाद या कंपोस्ट को अच्छी तरह से सड़ाकर ही उपयोग करें, जिससे उनमें उपस्थित खरपतवारों के बीजों की अंकुरण क्षमता खत्म हो जाए। प्रक्षेत्र मशीनों, कृषि यंत्रों का उपयोग आवश्यक साफ सफाई के बाद ही करें और रोपाई वाली फसलों की पौधशाला में ही खरपतवारों को उखाड़कर बाहर कर देना चाहिए। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और श्री अन्न के बारे में आइए बात करते हैं। तो डॉक्टर नीरज, श्री अन्न यानी कि जिसको कदन या मोटा अनाज हम कह सकते हैं और मिलेट्स के नाम पर भी आजकल बहुत प्रचलित है ये, तो इसके प्रसंस्करण से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इसकी उपयोगिता क्या है और साथ ही हमारे खाद्य पदार्थों में इसे क्यों शामिल करना चाहिए, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत से पहले आइए जो खरपतवारों की हमारी बातचीत चल रही थी उसी को यहाँ पर जारी रखते हैं। तो डॉक्टर राजवीर, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जैसे कि आपने भी बताया गेहूं बहुत ही मुख्य फसल है रबी फसलों में, तो ऐसे में किस किस तरह की जो खरपतवार है इस फसल को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए मोनालिसा जी, ऐसा है किसान भाई, अब जैसे अक्टूबर का महीना ख़त्म हो गया है जी जी, और नवंबर 15 से जो है गेहूं की सोइंग का टाइम शुरू हो जाता है जी। जो मैक्सिमम पैदावार के लिए 15 नवंबर से किसान भाई अपना बीज गेहूं की बिजाई करना शुरू कर देते हैं। तो अभी उनके पास 10-15 दिन है समय, जिससे वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का बीज जो है ले लें। और जब बीज का खरीदारी करें तो उस बीज में देखें भाई खरपतवार के बीज ना हो, क्योंकि सीड प्रोडक्शन, अच्छा सीड वही होता है उसमें एक लिमिट होती है खरपतवारों के बीज की, 1%, 1.5% या इस तरीके से, या 2 दाने खरपतवार के हों तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ज़्यादा हो गए तो वो सीड जो है रिजेक्ट किया जाता है जी। तो खरपतवारों के बीज अगर आपके बीज में ही नहीं है तो पहली एक सावधानी ये है किसान भाई बरतें जी। दूसरी सावधानी जैसे मैंने अभी बताया था, खेत अगर आपका खाली है, आपने उसमें नवंबर 15 या 20 के नवंबर के बाद या 28 या 25 नवंबर के आसपास सोइंग करनी है, तो अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि उसमें जो है 1-2 बारी जो जुताई ट्रैक्टर से करें और पानी लगा करके, पानी लगाया और 10 दिन छोड़ दिया और फिर जुताई की, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया जी, था। जी, बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि खरपतवारों का जमाव
जो है, जो बीज हैं वो नहीं जमेंगे, ठीक और है। जो जम गए वो ट्रैक्टर से आपने मार जी। दिए। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं। ठीक है। और डॉक्टर राजवीर और भी विस्तार से बातचीत करेंगे आगे इस बारे में। इस बीच डॉक्टर नीरज का ये रुख कर लेते हैं, श्री अन्न के बारे में बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे उपयोगिता क्या है इन श्री अन्न यानी कि मिलेट्स जिसको हम कहते हैं, इनकी हमारे खान पान में क्यों शामिल करना चाहिए इन्हें? जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 पूरा इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया गया है। जी जी। तो उससे हमें इसकी महत्वता के बारे में समझा दिया गया है, क्योंकि जो मोटे अनाज हैं ये पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इनमें सभी पोषक तत्व अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के रूप में सम्मिलित हैं, इसलिए हमें इन्हें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। और हमें जो डेली रूटीन जो हमारी डाइट का है जी, डेली भोजन पदार्थ जो हम लेते हैं, हमें अपनी थाली में कम से कम सुबह से और शाम तक में 2 जो मील हैं मोटे अनाज का शामिल करना चाहिए। इससे हम बीमारियों से दूर रहेंगे और हम रोगग्रस्त जीवन जी पाएंगे। जी जी, बिल्कुल। तो इसके प्रसंस्करण के बारे में भी अब आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जी। श्री अन्न मानव जाति को ज्ञात सबसे पुराने खाद्य पदार्थ हैं। श्री अन्न में बाजरा, कंगनी, बार्नयार्ड, कोदो, ब्राउन टॉप, रागी, कुटकी के साथ साथ फोनियो, ज्वार और टेफ सहित अनाज के विभिन्न समूह शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री अन्न में मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्व कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ पहुंचाते हैं और हृदय रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। श्री अन्न ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये सीलियाक रोगियों के लिए एक अच्छा विकल्प है। रागी कैल्शियम का एक उत्तम स्रोत है, जबकि कोदो में आयरन की मात्रा अधिक होती है। अपने गुणों और इतने सारे फायदे होने के कारण श्री अन्न और इनसे बने खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में श्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और काफी लोग इससे मुनाफा कमा भी रहे हैं। मौजूदा समय में बहुत से स्टार्टअप श्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण करके कई तरह के उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिनमें पोषण के साथ साथ स्वाद का भी ख्याल रखा जाता है। श्री अन्न से नूडल्स, पास्ता, पोहा, खिचड़ी, कुकीज, लड्डू, दलिया, पापड़ और नमकीन जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही श्री अन्न से छोटे बच्चों के लिए बेबी फूड भी तैयार किए जा रहे हैं। बाजरे का प्रसंस्करण करके बाजरा मठरी, बाजरा लड्डू, बाजरा केक, बाजरा नमकीन और बाजरा टिक्की बनाई जा सकती है। रागी का प्रसंस्करण करके इसके आटे से रोटी, चीला, कुकीज और इडली बना सकते हैं। कुल मिलाकर श्री अन्न उगाना और खाना दोनों ही फायदे का सौदा है। बता दें कि श्री अन्न की कठोर प्रकृति, स्वास्थ्य के लिए लाभ, पोषण सघनता और भारतीय स्वाद व थाली के प्रति अनुकूलता को पहचानते हुए सरकार भी श्री अन्न की खेती और इसके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर रही है। जहाँ तो श्री अन्न के प्रसंस्करण पर ये रिपोर्ट आपने देखी, आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि इसकी खासियत ये है कि जो श्री अन्न होते हैं वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रसंस्करण के दौरान जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है श्री अन्न को, इस दौरान कहीं पोषक तत्वों का ह्रास तो नहीं हो जाता? और अगर होता हो तो उसे रोकने के लिए भी क्या कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं? मैडम, जैसा अगर हम इनका प्रसंस्करण नहीं करते हैं तो जो इसमें पोषक तत्व हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक तो जो मोटे अनाज हैं इनका दाना बहुत छोटा होता है। यह है एक छोटे दानों का समूह है। जैसे हम देखेंगे कि ज्वार और बाजरा का मोटा दाना होता है थोड़ा, बाकी सभी जो मिलेट्स हैं, जितने भी जो मिलेट्स हैं जो साउथ इंडिया में उगाए जाते हैं, तो वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे रागी है, रागी महाराष्ट्र में उगाई जाती है, वो भी बहुत छोटा दाना होता है। तो जो उसकी आउटर लेयर है, जो उसको दाने से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें जो फाइटेट और टेनिन जो इसके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं,
इनको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें इनका प्रसंस्करण करना चाहिए। प्रसंस्करण के दौरान जो प्रोसेस होती हैं उसके बाद में ही इनका हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इसलिए प्रसंस्करण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ ज्यादातर ज्वार और बाजरा का उपयोग किया जाता है और ज्वार और बाजरा की खेती यहाँ ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ज्वार और बाजरा को हम जो घरेलू स्तर पर इसका प्रसंस्करण कर सकते हैं और इसको हम डाइट में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर नीरज, इस विषय पर आगे भी हम बातचीत को जारी रखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से उत्पाद है जो प्रसंस्करण के जरिए बनाए जा सकते हैं और बाजार में किस तरह की मांग है इसकी। साथ ही खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में भी बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन के बारे में, साथ ही श्री अन्न के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में भी हमारी बातचीत जारी है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम है नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि रबी फसलों में जो खरपतवार होते हैं, कुछ 12मासी हमारे खरपतवार होते हैं, जी जी खरपतवार होते हैं, तो ऐसी दशा में हमें इसका प्रबंधन करना चाहिए कि निस्तारण करना चाहिए? क्योंकि अगर हम कोई रासायनिक दवा डालते तो उसके साथ साथ हमारी जो फसल भी डैमेज होती है, नुकसान पहुंचाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? भरपूर फसल का एक ही उपाय खरपतवार खेत में न होने पाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर राजवीर बताएं। मिश्रा जी, ऐसा है जैसा कि आपको पता है कि कुछ खरपतवार हमेशा उगते रहते हैं फसलों में, जैसे मोथा जाति के खरपतवार हैं। मोथा जाति के खरपतवार का नियंत्रण आप कहेंगे 100% होगा, वो संभव नहीं है। लेकिन आप जैसे मान लो अब रबी के मौसम का टाइम आ रहा है, इस रबी के मौसम में जो मोथा जाति के खरपतवार हैं वो कम होते हैं, लेकिन आप खरपतवारों को पूरी 100% नष्ट नहीं कर सकते कि वो खेत में जमे ही ना, क्योंकि हमारे पास चाहे निराई गुड़ाई है चाहे दवाई का प्रयोग है। दवाई भी जो आती हैं वो एक समय के लिए काम करती हैं,
क्योंकि हम जो चाहते हैं कि खेत में ऐसी दवाई डाली जाए जिससे खरपतवार भी 2 महीने के लिए नियंत्रित हो जाएं और फसल पे भी उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। जी जी। उसके साथ साथ जैसे मान लो हमने कोई दवाई का प्रयोग किया, वो दवाई की हमने मात्रा, कई किसान भाई क्या करते हैं, जो हमारी रिकमेंडेड डोज है, सिफारिश जो की हुई दवाई की मात्रा है, उससे ज़्यादा मात्रा डाल देते हैं। जी, उससे क्या होता है, गेहूं की फसल में नुकसान होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ अगले मौसम में जो फसल लगाओगे उसके जमाव में भी काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ता है। जी। तो किसान भाइयों से मैं ये प्रार्थना करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि वो जो हमारे द्वारा सिफारिश की हुई मात्रा का प्रयोग और दवाई का नाम वही प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान फसल पे हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर राजवीर, यहाँ पे मेरा सवाल ये भी होगा कि ये जो रसायन है जिनका इस्तेमाल किया जाता है खरपतवार नाशी के तौर पर, एक तो ये है कि रसायन जो है उनके रेसिड्यू रह जाते हैं फसल में, दूसरी बात ये है कि खर्च भी किसानों को काफ़ी आता है इसका। तो ऐसे में जो खेती की लागत है वो कम कर सके किसान, तो इसके लिए क्या इसके अलावा कुछ विकल्प है कि इन खरपतवार नाशक को जो रसायन है इसका इस्तेमाल ही ना करना पड़े उन्हें? देखिए, किसान भाइयों को सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो बीज आप चुनाव करें जी, अच्छी वैरायटी का चुनाव करें बोने के लिए। जैसे गेहूं का मौसम आया हुआ है, ठीक है। अब गेहूं का अच्छा बीज लें, उस बीज में जो आपने खरीदा है उसमें खरपतवारों के बीज ना हो। जी। दूसरी बात, आप समय से बुआई करें। ठीक। तीसरी बात यह है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास 15 या 20 दिन का टाइम है तो निराई गुड़ाई करा के जो खरपतवार के बीज जमे हुए हैं उनको नष्ट कर दें। ठीक है। फसल बोने से पहले। ठीक। तीसरी बात यह है कि जब आप सही दवाई का प्रयोग करें, समय पर प्रयोग करें, सही मात्रा का प्रयोग करें, सही ढंग से करें, तो आपको जो है आपकी फसल में नुकसान भी नहीं होगा रसायनों का, और उस फसल के बाद दूसरी फसल जो लगाने वाले हैं उस खेत में, उस पर भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में भी बात करते हैं, मोटे अनाज के। तो डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहूँगी कि ये समय, जैसे कि आपने बताया है कि बीते साल ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया और लोगों ने इसकी अहमियत को जाना, तो अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हो गए हैं जो कि जो मिलेट्स है उसके खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं। तो इस बारे में आपसे भी हम जानकारी चाहेंगे कि अगर कोई स्टार्टअप इसका शुरू करना चाहता है तो क्या करना चाहिए उन्हें? मैम, जैसे कि जो भी एफपीओ बनाकर या फिर समूह जो आजकल चल रहा है, समूह बनाकर भी इसका स्टार्टअप किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले वहाँ का मार्केट करना चाहिए, मार्केट की वैल्यू, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ जरूरत क्या है। इसके बाद में ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए कि उनको किन प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट पे बनाना है, कौन सा मिलेट्स यूज करना है। उसके बाद में उनको ट्रेनिंग्स लेने के बाद में प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की योजना है। गवर्नमेंट की योजना का भी फायदा उठा सकते हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए। और प्रोसेसिंग यूनिट के बाद में उनको चाहिए कि वो अच्छी मार्केटिंग भी करें और ब्रांडिंग उनके प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए। ब्रांडिंग में न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, FSSAI सर्टिफिकेशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू पर होनी चाहिए, वेइंग कितने ग्राम का है, क्या प्रोडक्ट है, ये सब उस पर जो पैकिंग है उस पर लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। और सबसे मेन और जो इम्पोर्टेंट है वो है FSSAI का सर्टिफिकेशन उनको जरूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से एक स्टार्टअप करके जो किसान भाई या किसान बहनें अपना आय को बढ़ा सकती हैं। जी जी, बिल्कुल। तो आमदनी में इजाफा किया जा सकता है अगर आप खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ जाते हैं, खासतौर पे मोटे अनाज की, क्योंकि इसकी मांग इन दिनों काफ़ी बढ़ चली है। इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी कार्यक्रम के दौरान, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के
तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजना बचाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें बात कर रहे हैं आज हम रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन और साथ ही श्री अन्न के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। बातचीत को यहाँ पर आइए आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि गेहूं की खेती जो किसान करते हैं उन्हें किस तरह से खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, क्या सुझाव आप इन्हें देना चाहेंगे? किसान भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि गेहूं की फसल अब लगाएंगे, तो गेहूं की फसल में जो है जब किसान भाई कई बारी क्या होता है, पलेवा दे करके किसान भाई गेहूं लगाते हैं। ठीक है। जो किसान भाई पलेवा दे का मतलब होता है कि पहले पानी लगा दिया, 10-12 दिन बाद बत्तर आ गया, फिर जो है ट्रैक्टर से खेत को तैयार कर दिया और उसकी बिजाई कर दी। इसको कहते हैं पलेवा दे करके बीज गेहूं की बुआई करना। अगर जिन किसान भाई ने पलेवा दे करके गेहूँ बोना है तो वो जो है पहले गेहूँ बोने के बाद जो है जब पहला पानी लगाएं, 21 दिन का जब गेहूं हो जाए आपका, 21 से 25 दिन का, तो अगर उनके पास कोई लेबर नहीं है, कोई मजदूर नहीं है निराई गुड़ाई के लिए, तो वो रसायन के माध्यम से भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं जी। अगर उनके पास लेबर है या मजदूर हैं तो जब गेहूं की फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक बारी निराई गुड़ाई कर दें। फिर जब फसल जो है 45 से 50 या 60 दिन की हो जाए तो दूसरी निराई गुड़ाई कर दें। तो ये था निराई गुड़ाई का तरीका, जिससे रसायन का प्रयोग करने की आवश्यकता किसान को नहीं पड़ेगी जी। अगर किसान को लेबर ना मिलते हों या मजदूर कहीं उपलब्ध ना हो, और कई बार क्या होता है कि सब लोग किसान बुआई करते हैं तो सारी जो लेबर होती है, सारे मजदूर जो होते हैं बुआई में एंगेज हो जाते हैं और किसान को निराई गुड़ाई के लिए लेबर नहीं मिलता है जी। और लेबर यूज करने से थोड़ा सा महंगा भी उत्पादन बढ़ जाता है। उत्पादन जो है कॉस्ट ऑफ किसान इस तरह से अपनी लागत का भी ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। डॉक्टर राजवीर इस बारे में आगे भी बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। लक्ष्मण जी भरतपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए। लक्ष्मण जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, सरसों में सब बथुआ है, सब बथुआ पज के आ रहा है जी। देखिए, सरसों आपकी लक्ष्मण जी कितने दिन की हो गई? 15 दिन की है गई सर। 15 दिन की हो गई, तो अब जो है आप सरसों में निराई गुड़ाई करो। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि सरसों की फसल जब बोनी होती है, बोने के 1 या 2 दिन बाद, मैं अगले साल के लिए आपको बता रहा हूँ, जब भी आप सरसों बोएं और खरपतवार की समस्या आपके यहाँ होती है तो सरसों की बुआई के 1 या 2 दिन बाद, 1-2 दिन का बाद का मतलब मेरा ये है कि ना तो सरसों जमी हो और ना ही खरपतवार जमे हो। तो 1-2 दिन जब सरसों की बुआई हो जाए तो एक दवाई आती है पेंडिमिथ्रिन, ध्यान से सुनिए, पेंडिमिथ्रिन दवाई की सक्रिय मात्रा जो है 1 किलो प्रति हेक्टर की दर से, प्रति हेक्टर का मतलब 2.5 एकड़ की जो दवाई लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर सरसों की बुआई के 1 या 2 दिन के अंदर खेत में समान रूप से
नैपसेक स्प्रेयर का प्रयोग करके, फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करके आप दवाई छिड़क दें, जिससे आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, उम्मीद है इस सलाह पर ज़रूर आप अमल करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे दर्शक सवाल भेज रहे हैं। एक सवाल भेजा है विकास जायसवाल जी ने उत्तर प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं कि बाजरे का प्रसंस्करण किस प्रकार किया जा सकता है। तो डॉक्टर नीरज बताएं, बाजरे का प्रसंस्करण करना चाहते हैं। हम देखें घरेलू स्तर पर और औद्योगिक स्तर, दोनों स्तरों से बाजरे का प्रसंस्करण करा जा सकता है। अगर घरेलू स्तर से हम देखेंगे तो जो प्राइमरी जो प्रोसेसिंग है, इसमें इनका क्लीनिंग है, छानना है, पीसना है या कूटना है, इस तरीके से उपयोग करके ये घर पर जैसे दलिया बनाना है या रोटी बनाना है या फिर लड्डू बनाना है, नमकीन बनाना है, रायता बनाना है, सलाद बनाना है, इस तरीके से घरेलू स्तर पर कर सकते हैं। अगर इनको औद्योगिक स्तर पर लेके जाना है तो ये जो मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट में बहुत सारी मशीन है, उनका उपयोग कर सकते हैं, और इससे फिर रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हैं वो बना सकते हैं। इससे इनके आय में भी वृद्धि होगी, और इससे कॉर्नफ्लेक्स है, इडली है, ये रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। बिल्कुल, तो विकास जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजवीर, खरपतवार नियंत्रण में आपने निराई गुड़ाई के बारे में बताया, उसकी अहम भूमिका होती है, लेकिन उसमें मजदूर भी लगते हैं और कई बार किसानों के पास इतना समय भी नहीं होता है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? जैसे गेहूँ की चर्चा हो रही थी मैडम, जी जी, गेहूँ के अंदर जो है, मान लो पलेवा दे के गेहूँ बोया है, तो 20-22 दिन 25 दिन जब गेहूँ हो जाए तो पहला पानी किसान भाई लगाते हैं। पहला पानी लगाने के 10 दिन बाद उसमें खेत में किसान भाई घुस जाते हैं और खरपतवार भी थोड़ा थोड़ा उगने लग जाते हैं पानी मिलने से। तो उस समय एक दवाई आती है सल्फोसल्फोन, जो दवाई सल्फोसल्फोन के साथ मेटसल्फोन दवाई आती है, दोनों का मिश्रण होता है और दोनों की दवाई को मिक्स करके आप खेत में छिड़क सकते हैं। और सल्फोसल्फोन जो है 25 ग्राम और मेटसल्फोन जो है 4 ग्राम, दोनों दवाई को मिक्स करके आप खेत में डाल सकते हैं, जिससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी जाति के खरपतवार दोनों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। और इस दोनों दवाइयों को कई बार बाज़ार में दोनों दवाई मिक्स करके भी कई कंपनियां बेचती हैं कई नामों से, जिसमें सल्फोसल्फोन होता है 25 ग्राम और मेटसल्फोन होता है 4 से 6 ग्राम। तो ये दवाई के कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं। इन दवाइयों का प्रयोग करके किसान भाई गेहूं की फसल में, जब गेहूं की 25 से 30 दिन की फसल हो जाए और पहला पानी लगा दिया जाए 10 दिन पहले, उसके बाद जो है छिड़काव करने से घास जाति के या चौड़ी पत्ती वाले, जिसकी बात अभी चर्चा की थी रिपोर्ट में, गेहूं का मामा जिसको गुल्ली डंडा कहते हैं, जई कहते हैं, बथुआ, खरबथुआ, कृष्णनील, जंगली पालक, इन सब का नियंत्रण किसान भाई गेहूं की फसल में आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं कैलाश प्रजापति जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कैलाश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। मैं उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ जी। क्या हमारी मटर की फसल में ये बगुटिया रोग की शिकायत है और खरपतवार की शिकायत है, नियंत्रण पाने के लिए कौन सी दवाई का छिड़काव? जी आइए जानते हैं डॉक्टर राजवीर। कन्हैयालाल जी, ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया, मटर हो चाहे मसूर हो चाहे चना हो, ये जितनी भी दलहनी फसलें हैं इनके अंदर, और तिलहनी फसलें जो हैं जैसे सरसों हैं, उनमें जो बोने के बाद जब फसल 15 या 20 दिन की हो तो उसमें रसायनों का प्रयोग कोई रिकमेंडेड नहीं है और वो फसल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब आप मसूर लगाए हो या मटर लगाया है 1-2 दिन पहले, या सरसों लगाई है जैसे मैंने पहले भी बताया, तो सरसों लगाने के 1-2 दिन बाद, मटर लगाने के 1-2 दिन बाद और मसूर लगाने के 1-2 दिन बाद ही दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम मैंने पेंडिमिथिलिन बताया था। रही बात आपके पाले की समस्या के लिए जो है, जब पाले का प्रकोप होता है, अभी तो मौसम अच्छा है सब जगह, लेकिन दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में पाले का प्रकोप मटर में विशेषकर देखा जाता है। उसका जो जनरल तरीका होता है, उसको बचाव के लिए सिर्फ
आप हल्का सा पानी लगाते रहिए। जैसे जिस दिन पाला ज़्यादा प्रकोप होता है हल्का पानी दे दीजिए। पानी ही पाले का थोड़ा बहुत बचाव कर सकता है फसल का। जी जी बिल्कुल कैलाश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर नीरज आपसे जानना चाहेंगे, खाद्य प्रसंस्करण की यहाँ पर हम बात कर रहे थे और ऐसे में जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उन्हें सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है, खासतौर पर वित्तीय सहायता की। तो सरकार की क्या किसी तरह की योजना ऐसी है जिसका लाभ वो ले सकते हैं? देखिए मैम, जैसे मैंने बताया कि 2023 को हम मिलेट्स ईयर मनाया है, तो 2023 और इससे पहले हमने 2018 में भी मिलेट्स ईयर पूरा बाजरा को उसका वर्ष मनाया गया था। तो तब से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सरकार इनको सब्सिडी दे रही है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनमें ट्रेनिंग्स प्रशिक्षण जाकर ले सकते हैं और वो इनको मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट खुलवाने में भी मदद करते हैं और वित्तीय सहायता करते हैं। तो इसमें से जैसे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ICMR है, तो वहां पर जाके IIMR हैदराबाद में है, ICRISAT है, CFTRI है, तो वहां से भी जाकर ये प्रशिक्षण ले सकते हैं और पूरा प्रोसेसिंग यूनिट की मशीन कौन कौन सी और ये कौन सा, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं या रेडी टू कुक पे जाना चाहते हैं। इस तरीके से इनको प्रोसेसिंग यूनिट खुलवाने के लिए वो वित्तीय सहायता देंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारी दी डॉक्टर नीरज आपने और इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी श्री अन्न के खाद्य प्रसंस्करण और खरपतवार नियंत्रण के बारे में। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। गिरीश जी खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गिरीश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी गिरीश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी बताएं। मैडम मुझे जानकारी है कि मक्के की फसल के लिए प्रथम
फसल तैयारी की जाए। और जी, मक्के की फसल से जुड़ा हुआ आपका सवाल है, आइए इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जी डॉक्टर राजवीर, कौन सा उत्पाद रहेगा? ठीक है गिरीश जी। डॉक्टर राजवीर बताएं, कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? ये गिरीश जी, आप अपना सवाल एक बार दोबारा दोहराएंगे? गिरीश जी, आप अपना प्रश्न दोबारा दोहराएंगे क्या? शायद उनका कनेक्शन कट गया है जी। तो इनका मक्का का जो प्रश्न है, इस समय तो मक्का की कटाई चल रही है और बुआई का टाइम रबी में आएगा और रबी में भी मक्का किसान भाई लगाते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में, बिहार में काफ़ी लोग मक्का रबी के मौसम में लगाते हैं। तो मक्का की कटाई का टाइम जो है, खरीफ में जो मक्का लगाई है उनकी निकाल हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब रबी मौसम में खरपतवार मक्का की जो फसल लगाते हैं वो थोड़े से लंबे टाइम की होती है। जी जी। तो उसके लिए जो दवाई है, दवाई एट्राजीन है। एट्राजीन दवाई जो है 1 किलो मात्रा जो है प्रति हेक्टर की दर से मक्का की बुआई के 1 या 2 दिन बाद डालनी होती है जी। उससे जो है खरपतवार मक्का में नहीं उगते हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि दूसरी जो दवाई आती है, अगर किसान भाई एट्राजीन दवाई नहीं डाल पाते हैं मक्का में, तो जब मक्का 20 दिन की हो जाए या 25 दिन की हो जाए तो उसमें एक दवाई आती है टेम्बोट्रिन जी। उसकी 120 ग्राम मात्रा किसान भाई ले सकते हैं। ठीक। टेम्बोट्रिन कई नामों से बाजार में बिकती है। जी जी। इसका तकनीकी नाम टेम्बोट्रिन है। 120 ग्राम सक्रिय तत्व और जो है 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टर की, जब मैं बात करता हूँ दवाई की तो 1 हेक्टर की बात करता हूँ। 1 हेक्टर का मतलब 2.5 एकड़। तो उसमें जब मक्का की 15-20 दिन की फसल खड़ी हो तो उसमें भी दवाई डालने से मक्का पे कोई नुकसान नहीं होगा, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो गिरीश जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और डॉक्टर नीरज का रुख करते हैं, प्रसंस्करण के बारे में आइए जानते हैं। तो डॉक्टर नीरज, आपने जैसे कि बताया कि अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये तय करना भी ज़रूरी है कि आप रेडी टू कुक आइटम बनाना चाहते हैं या फिर रेडी टू ईट। तो इन कैटेगरीज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह के होते हैं ये उत्पाद और बाजार में किस तरह की मांग रहती है इन उत्पादों की? देखिए मैम, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज समय की बहुत ज्यादा कमी है और हमारे सबके शरीर में एक हिडन हंगर है, जो छुपी हुई भूख है। जो छुपी हुई भूख है वो पोषक तत्वों की है। तो इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें मिलेट्स पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि मिलेट्स में जो पोषक तत्व हैं वो ग्लूटेन फ्री हैं। आजकल जो गेहूं है इसमें ग्लूटेन होता है, इससे आंतों से या पेट से संबंधित बीमारियां होने लगी हैं। तो जो ये मोटे अनाज हैं वो सुपाच्य होते हैं, ये जल्दी पच जाते हैं। इनमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनके लिए रेडी टू कुक, क्योंकि जैसे ही अब हम बाहर निकले हैं तो पहले क्या होता था, क्योंकि हमारे पास में मिलेट्स का डिमांड नहीं था तो इस वजह से सप्लाई भी नहीं थी। लेकिन अभी जब से मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ी है तब से इसका डिमांड बढ़ गया है। और डिमांड बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जो, जैसे मैं बात करती हूँ IIMR की, तो वो 100 से प्लस रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रोडक्ट बना रही है और ये मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं। जैसे पफ है, ये इसके जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं इसी तरीके से इसके कॉर्नफ्लेक्स हैं, बाजरे के कॉर्नफ्लेक्स हैं, ज्वार के कॉर्नफ्लेक्स हैं, रागी माल्ट है। इस तरीके से बहुत सारे ये बिस्किट हैं, नमकीन हैं और जी बिल्कुल, यानी कि लगातार मांग बढ़ती जा रही है इन उत्पादों की और ऐसे में इनका जो प्रसंस्करण है या फिर ऐसे जो उत्पाद अगर किसान तैयार करते हैं तो जाहिर तौर पे उनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कुछ सवाल आ रहे हैं, इन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। डॉक्टर राजवीर, एक सवाल भेजा है हमारे दर्शक महेश जी ने सवाई माधोपुर राजस्थान से। उनका सवाल यह है कि गेहूँ की फसल में नैनो यूरिया को क्या खरपतवार नाशी दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, नैनो यूरिया का प्रयोग एक नई टेक्नोलॉजी है जी। इसका लार्ज स्केल पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और इसका कॉम्बिनेशंस इंसेक्टिसाइड के साथ, फंजीसाइड के साथ
और हर्बिसाइड के साथ। अभी उस पर कोई हम रिकमेंडेशंस पे नहीं पहुंचे हैं कि भाई इनकी एफिकेसी बढ़ सकती है। क्या होता है देखिए, कभी कभी खरपतवार, 2 खरपतवार नाशियों को मिला करके अगर हम फसलों में डालेंगे तो नुकसान हो जाता है जी। तो हम कभी कभी इनकी कंपेटेबिलिटी क्या होता है, 2 रसायन अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग प्रकृति के होते हैं, उनको हम एक साथ मिला के प्रयोग नहीं कर सकते। अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए एक ही फसल में, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। तो इसलिए इनका एंटागोनिज्म मतलब प्रतिरोधिता, आपस में जो कंपेटेबिलिटी है, जो आपस में इनका समावेश है, ये सही फसल के लिए है या नहीं है, इस पे अभी कहना उचित नहीं होगा। जी। और इस पे अभी शोध का कार्य चल रहा है। बिल्कुल। आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ते रहें इस कार्यक्रम में। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आज हम रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की और साथ ही श्री अन्न के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में भी यहाँ पर बातचीत जारी है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कुछ सवाल आ रहे हैं, आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं इन्हें। एक सवाल भेजा है श्याम किशोर चौहान जी ने बालाघाट मध्य प्रदेश से, जानना चाहते हैं कि सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। जी डॉक्टर राजवीर बताएं। हाँ मोनालिसा जी, ऐसा होता है खरपतवार जो सब्जियों की बात जो किसान भाई ने की है, सब्जियां मैक्सिमम सब्जियां उनकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है। जैसे गोभी की फसलें हैं, बैंगन की है और टमाटर वगैरह की है। इस मौसम में जो है ये फसलें जो सब्जियों की हैं, ये पहले इनकी नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी के बाद जो है रुपाई की जाती है मेन खेत में जी। और रुपाई करते समय किसान भाई जो है रुपाई करने से पहले खेत तैयार कर देता है, और खेत तैयार करने के बाद जो है इसमें आप रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं तो पेंडिमिथलिन दवाई है, उसकी 1 किलो मात्रा 2.5 एकड़ के लिए प्रति हेक्टर के लिए शुद्ध मात्रा सक्रिय तत्व एक्टिव इंग्रेडिएंट 1 kg और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर रुपाई करने से पहले या रुपाई करने के 1 दिन बाद
ठीक है। जो है दवाई का समान रूप से पूरे खेत में छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद खेत में ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना, जिससे उसकी दवाई की जो लेयर होती है, मिट्टी की सतह से लेयर जो बन जाती है, वो लेयर जो है डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, विशेषकर पेंडिमिथलिन दवाई के लिए। और मॉइस्चर थोड़ा सा होना चाहिए। मॉइस्चर सब्जियों की जब खेती किसान करता है तो उसमें मॉइस्चर काफ़ी होता है। और चाहे गोभी की पौध की रुपाई करनी हो या टमाटर की पौध की रुपाई करनी हो या बैंगन की पौध की रुपाई करनी हो, रुपाई करने के जिस दिन रुपाई किए हल्का पानी लगाओ और अगले दिन पेंडिमिथलिन दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। या रुपाई करने से पहले जब सब खेत तैयार हो जाए समान रूप से उस पर छिड़काव करके और रुपाई कर सकते हैं लाइनों में। बिल्कुल। तो ये तो सब्जियों के खरपतवार नियंत्रण की बात हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है शबीन जी ने उत्तर प्रदेश से। जानना चाहते हैं कि मोटे अनाज से बच्चों के लिए बेबी फूड कैसे बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर नीरज, क्या सुझाव होगा आपका बेबी फूड के लिए? बेबी फूड के लिए मैडम, जैसा रागी को हम अगर गला देते हैं, पानी में भिगो देते हैं 8 से 10 घंटे, उसके बाद में इसको एक मलमल के कपड़े से बांध के रख देते हैं, इसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। इस विधि के माध्यम से हम माल्ट तैयार कर सकते हैं, विनिंग फूड तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए। ये हो गई। तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 6 महीने से लेके 1-2 साल के बच्चे तक की। उसके बाद में हम अगर थोड़ा और बच्चा बड़ा है जो लड्डू खा सकता है, तो इससे हम लड्डू बना सकते हैं। मोटे अनाज के हम लड्डू बना सकते हैं, शक्कर पारे बना सकते हैं, नमकीन पारे बना सकते हैं। और उनके लंच में जो टिफिन बच्चे लेके जाते हैं उसमें हम इस तरीके के मोटे अनाज के बने हुए व्यंजन को रख सकते हैं। इससे उनके जो कैल्शियम और विटामिन की जो कमी है बच्चों की वो पूरी होती है। बिल्कुल, यानी कि बहुत अच्छे विकल्प इसमें भी है। बेबी फूड भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो रागी जैसे मोटे अनाज से बनाया जा सकता है और बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। विक्रांत जी अहमदनगर महाराष्ट्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विक्रांत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। तो रागी जैसे मोटे अनाज से बनाया जाता है। विक्रांत जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। हेलो जी, सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें, कृपया अपना सवाल पूछें। जी मैडम, मैं हेलो जी बताएं। हाँ जी मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो खेत है वो मैं 1-1.5 साल से उसमें कुछ खेती नहीं किया हुआ है। अच्छा। और उसमें जिस कारण से मतलब काफी उसमें खरपतवार, अलग अलग तरह के खरपतवार उग आए हैं जी। लेकिन मैं अब करना चाहता हूँ, तो उसका मैं किस तरह से कर सकता हूँ? मतलब उस खरपतवार को पूरा नष्ट करके उसमें किस तरह से मैं अपने खेत को तैयार कर सकता हूँ? अगर रासायनिक करना है तो रासायनिक, या बिना रासायनिक के भी अगर जो ट्रैक्टर से या किस तरह से मैं अपने बिल्कुल जानते हैं कि क्या क्या उपाय आपके पास है। डॉक्टर राजवीर बताएं। विक्रांत जी, ऐसा है, जो 2 साल से आपने खेत का प्रयोग नहीं किया उसमें क्या होता है, कई प्रकार के खरपतवार जो बहुत आसानी से रसायनों के माध्यम से नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे कांस है, सैकरम स्पॉन्टेनियम कांस बहुत बड़ा हो गया है, कई साल से झुंड खड़े हो गए हैं, तो वो दवाइयों के माध्यम से नहीं नष्ट होंगे। दवाइयों का प्रयोग केवल उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए होता है जो एनुअल होते हैं, बाइन्युअल होते हैं। पेरिनियल खरपतवार जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने कांस बताया, सरकंडे बताए, लंबे लंबे हो जाते हैं, झुंड में खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है आप ट्रैक्टर से जो है उनकी निकलवाओ और फिर उनकी जुताई कराओ। क्योंकि रसायनों का प्रयोग किसी भी किसान को ज़्यादा उसका प्रयोग करने की ज़्यादा सलाह मैं नहीं दूंगा। किसानों को रसायनों का प्रयोग तब करना चाहिए जब उनके पास दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं हो जी। जब खेत में फसल ही नहीं है, खेत में सारे खरपतवार हैं, वो ट्रैक्टर का प्रयोग करके या जुताई का प्रयोग करके खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। जी विक्रांत जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। उम्मीद है इस सुझाव पर आप अमल भी करेंगे और रसायनों के प्रयोग से बचेंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नीरज, आपसे चलते चलते जानना चाहते हैं कि मिलेट्स के स्टार्टअप से अगर जुड़ना चाहते हैं लोग तो सफलता हासिल कर सके, इसके लिए क्या कुछ खास टिप्स आप देना चाहेंगी? देखिए मैम, ये जो
जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जैसे एक है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इससे क्या है कि 50% तक इसमें अनुदान दिया गया है। तो इस तरीके से हम एक प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के बाद में अगर किसान क्विंटल में अगर अपनी मिलेट्स को या बाजरे को और ये रागी और ये कोर्स और इन सबको बेचेगा, क्विंटल से अगर वो ग्राम पर आता है, मीन्स वो अगर वैल्यू एडिट करके अपने प्रोडक्ट को बेचता है तो उसको ज्यादा मुनाफा होगा। जैसे आप देखेंगे कि टमाटर कितने रुपया किलो है, जैसे 20 से 30 रुपए केजी है, लेकिन अगर यहीं आप 10 से 20 ग्राम की अगर चिप्स लेते हैं तो वो 20 रुपए की है। बिल्कुल, तो यानी कि बेहतर आमदनी का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन सकता है ये। डॉक्टर नीरज, आप लगातार हमारे साथ जुड़ी रहीं और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम जी। और आगे बढ़ते हैं, चलते चलते डॉक्टर राजवीर, बहुत ही संक्षेप में कोई सावधानी बरतने के लिए आप कहना चाहेंगे किसानों को? खरपतवार नियंत्रण करना आवश्यक है। ठीक, उसके लिए समय पर खरपतवार करें, सही तरीके से करें, जी, सही समय पर करें, सही माध्यम का उपयोग करें। और रसायनों का प्रयोग करते समय विशेषकर किसान भाई बहुत सावधानी रखें, क्योंकि रसायन जहरीली प्रवृत्ति के होते हैं। बिल्कुल, तो फसल को सावधानी नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, किसान के शरीर पर भी नुकसान डाल सकते हैं। तो डॉक्टर राजवीर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने भी दी कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से मोटे अनाज का आप प्रसंस्करण कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं, और खरपतवार नियंत्रण के दौरान किस तरह की सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा पत्तेदार सब्जियों की खेती। इसके अलावा फसल प्रबंधन के बारे में भी बात की जाएगी। जी हाँ, तो फसलों में जल प्रबंधन कैसे होता है इसके बारे में भी अगले दिन विषय जो है वो रहेगा चर्चा का। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी ज़रूर लिखें। साथ ही आपको बता दें कि आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। तो सवाल दर्ज करा सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और हेलो किसान के एपिसोड्स वहां पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के, और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते भारत की शान।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।